जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसे कि हमारी हिंदी की क्लास चली थी जिसमें हमारा हिंदी का उद्भव विकास और उसके अन्य भारतीय भाषाएं भी हो गई थी। आज नया टॉपिक जो हमारा आता है इसी के भारतीय भाषा में जो होती है लिपि, मतलब किस भाषा की कौन सी लिपि होती है। जैसे कि हमारी हिंदी की देवनागरी हो गई, इस तरह पंजाबी हो तो उसकी गुरुमुखी लिपि होती है। तो आज बात करते हैं लिपि के बारे में। तो पहली बात तो ये थी लिपि किसे कहते हैं। तो क्या लिपि किसे कहते हैं, तो हम सभी पढ़ते चले आ रहे हैं कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो सबसे प्राचीन लिपि हमारी कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है, जिसे देवनागरी लिपि की जननी भी कहा जाता है। मीन सभी लिपियों की जननी ये देवनागरी सॉरी ब्राह्मी लिपि है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हम। तो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है लिपि। लिपि, तो पहला पॉइंट यही आता है कि लिपि किस कहते किसे हैं। तो लिखने का ढंग, क्या लिखने का ढंग, लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। क्या लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। अब बात करते हैं, पहली बात है ब्राह्मी लिपि, उसके बारे में। तो कौन सी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि संसार की सबसे प्राचीन लिपि किसकी। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि संसार की सबसे प्राचीन लिपि, संसार की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। संसार की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि। दूसरा पॉइंट आता है वो आता है देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि की जननी। क्या देवनागरी लिपि की जननी क्या है, ब्राह्मी लिपि। इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि ये किस तरह से, मतलब ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। कैसे, तो बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, लिखी जाती है। तो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसका चौथा पॉइंट आता है कि सभी लिपियों की जननी। क्या, सभी लिपियों की, सभी लिपियों की जननी कहलाती है, जननी कहलाती है। तो क्या, ब्राह्मी लिपि। लिपि किसे कहते हैं, तो लिखने का ढंग लिपि कहलाती है, ब्राह्मी लिपि। तो पहला पॉइंट है संसार की सबसे प्राचीन लिपि, देवनागरी लिपि की जननी। अगला पॉइंट है कैसे, तो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। और चौथा पॉइंट है सभी लिपियों की जननी कहलाती है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला आता हुआ था, क्या दूसरा पॉइंट क्या आता है कि ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में, ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे, को वर्तमान समय में, वर्तमान समय में हमारे, वर्तमान समय में हमारे सामने प्रकट करने का श्रेय, हमारे सामने, सामने प्रकट करने का श्रेय, प्रकट करने का श्रेय। तो क्या कि ब्राह्मी लिपि का को वर्तमान समय में हमारे सामने प्रकट करने का श्रेय किससे जाता है। तो देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप, कौन, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने कब 1837 ने 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में किसको आता है, तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। कब किया था इन्होंने, सन 1837 ईस्वी में। सन याद रखना कि कौन सा सन, तो 1837।
और किसको जाता है श्रेय, तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसी में अगला पॉइंट आता है कि सबसे पहले कि जो सांची के स्तूप पर सबसे पहले सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी लिपि, सबसे पहले सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में क्या लिखा था, तो सबसे पहले सांचे के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में क्या लिखा था, दान शब्द को, इसको कौन सा शब्द था, तो दान शब्द को, दान शब्द, तो दान शब्द के आधार पर प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार करी, तो वर्णमाला किसने तैयार की थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने। तो सबसे पहले कहा था सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में क्या लिखा था, दान शब्द लिखा था, जिसने दान शब्द के आधार पर प्रिंसेप ने क्या, ब्राह्मी लिपि वर्णमाला तैयार करी थी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला पॉइंट यह आता है कि ब्राह्मी लिपि में स्वर के साथ व्यंजन भी लिखा जाता है। क्या, तो ब्राह्मी लिपि में स्वर के साथ व्यंजन भी लिखा जाता है। व्यंजन भी लिखा जाता है। क्या, स्वर के साथ व्यंजन भी लिखा जाता है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट जो आता है, वो आता है कि ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल सम्राट अशोक के लेखों में मिलता है। इसमें तो इस्तेमाल सम्राट अशोक के लेखों में मिलता है। किसमें, तो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल सम्राट अशोक के लेखों में मिलता है। तो ब्राह्मी लिपि में स्वर के साथ का व्यंजन भी लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल सम्राट अशोक के लेखों में मिलता है। अब बात करते हैं उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागर लिपि का विकास कैसे हुआ। तो अगला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से
लिपि से नागर लिपि का विकास, तो नागरी लिपि का विकास, लिपि का विकास तो कैसे हुआ? ये देखिए, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? तो जो पहला पॉइंट आता है कि इससे क्या बनी, उत्तर ब्राह्मी, पहले क्या थी, उत्तर ब्राह्मी। कौन सा सन कब था? तो 360 ईस्वी तक, 360 ईस्वी तक। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद गुप्त लिपि आई। क्या? गुप्त लिपि। ये कब तक के, तो गुप्त लिपि जो है वो 4वीं से 5वीं शताब्दी, 20 सदी बोले तो 4थी से 5वीं सदी। इसके बाद क्या है, फिर आई हुई सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि। फिर कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से 2 लिपि बनी, वो कौन कौन सी? तो एक आती है हमारी देवनागरी लिपि, दूसरी आती है हमारी शारदा लिपि। पहली कौन सी? तो देवनागरी लिपि, जो दूसरी आती वो आती शारदा लिपि। कौन सी? शारदा लिपि। तो देवनागरी लिपि ये कौन सी शताब्दी में? तो ये 9वीं शताब्दी में थी। कौन सी? 9वीं सदी। और शारदा लिपि जो थी वो 10वीं सदी की थी, 10वीं सदी। आप बात करते हैं देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के अंदर कौन सी आएगी? वो आएगी, पहली जो आएगी वो आएगी गुरुमुखी, गुरुमुखी। दूसरी जो आती है वो थी कश्मीरी। तीसरे नंबर पे आती है वो थी लहंदा। और चौथे नंबर पे जो आएगी वो कौन सी आएगी? वो आएगी टाकरी, टाकरी। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है? पहली थी उत्तर ब्राह्मी, कब? 360 ईस्वी तक। फिर गुप्त लिपि आई 4वीं से 5वीं सदी में। फिर सिद्धमातृका लिपि, फिर उसके बाद कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से 2 लिपियां बनी, वो कौन कौन सी? देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी लिपि 9वीं सदी में थी और शारदा लिपि 10वीं सदी में। देवनागरी लिपि के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हम देवनागरी लिपि की, इसकी। तो देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि, तो पता चल गया कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे और कहाँ से हुआ है। तो अब बात करते हैं देवनागरी लिपि की। तो देवनागरी, पहली बात तो आती है देवनागरी लिपि में कितने अक्षर हैं। तो बता दें कि देवनागरी लिपि में कितने? तो 48 अक्षर हैं। कितने? तो 48 अक्षर हैं। जिसमें कि व्यंजन कितने हैं? तो इसमें कि 34 व्यंजन है। क्या? 34 व्यंजन है। तो 48 अक्षर हैं, 34 व्यंजन है, 10 स्वर हैं इसमें। कितने? 10 स्वर हैं। फिर 4 द्विस्वर हैं। क्या? 4
डी स्वर है। हो गए टोटल 48। 34 4 38 10 48। तो कितने टोटल जो अक्षर है वो कितने 48 हैं। 48 में 34 व्यंजन है और 34 व्यंजन, इसके बाद 48 में 10 स्वर और 4 द्विस्वर है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो इसका क्या था कि देवनागरी लिपि का प्रयोग काल, कि देवनागरी लिपि का प्रयोग काल देवनागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं से 9वीं शताब्दी में, 8वीं से 9वीं सदी में 9वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग काल कब से, तो 8वीं से 9वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। इसी का अगला पॉइंट आता है कि ब्राह्मी लिपि से विकसित। कैसे, तो ब्राह्मी लिपि से, पहले ही बताया था जब मैं ब्राह्मी लिपि पढ़ाई थी कि देवनागरी लिपि की जननी कहते हैं। तो ब्राह्मी लिपि से विकसित, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। तो इसका प्रयोग काल क्या है, 8वीं से 9वीं सदी में प्रारंभ हुआ, इससे ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। अगला पॉइंट आता है कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। कैसे, तो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अगला पॉइंट है कि देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं क्या, लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। 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 अगला पॉइंट इसी में क्या था, क्या पहली बात कहते कि देवनागरी लिपि को क्या, लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट आता है कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषा की लिपि है। भाषा की लिपि है। तो कौन कौन से भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी। इन चारों भाषाओं की लिपि क्या है, हमारी देवनागरी लिपि है। इससे मतलब पड़े कि आधुनिक लिपियों में वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। तो वैज्ञानिक लिपि भी किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि को कहते हैं। लोकनागरी भी और हिंदी लिपि भी किसे कहा जाता है, तो देवनागरी लिपि को ही कहा जाता है। इसकी कौन कौन सी भाषा, तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी, इन चारों की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अब अगला पॉइंट आता है कि ये अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि, इसकी तो अंग्रेजी भाषा की लिपि, कैसी है, तो वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपि है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या कि देवनागरी लिपि, इसमें टोटल कितने 48 अक्षर हैं, जिसमें कि 34 व्यंजन, 10 स्वर और 4 द्विस्वर हैं।
देवनागरी लिपि का प्रयोग कब का प्रयोग काल क्या है? तो 8वीं से 9वीं सदी में हुआ है इसका प्रारंभ। कहाँ से विकसित है? तो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि को लोक नागरिक और हिंदी लिपि भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी इन भाषाओं की लिपि क्या है? इन भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो ऐसे हिंदी नहीं, संस्कृत, नेपाली और मराठी भाषा की लिपि भी क्या? देवनागरी लिपि ही है। आधुनिक लिपियों में वैज्ञानिक लिपि कौन सी मानी जाती है? तो देवनागरी लिपि मानी जाती है। यह अक्षरात्मक लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, लेकिन रोमन जो कि अंग्रेजी भाषा की लिपि वो कैसी है? वो वर्णात्मक है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अगला कि देवनागरी लिपि में क्या सुधार हुए हैं, इसके बारे में कैसी थी अब क्या क्या सुधार हुए हैं। तो सुधार इसमें कौन कौन से हुए हैं? पहला जो सुधार हुआ वो बाल गंगाधर का तिलक फॉर्म। क्या? बाल गंगाधर का बाल गंगाधर का तिलक फोर्ट कब से कब तक? तो ये 1904 से 1926 तक। 1904 से 1926 तक। अगला क्या है? अगला पॉइंट इसमें आता है कि श्याम सुंदर दास ने श्याम सुंदर दास पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव के प्रयोग का सुझाव। तो अभी जब हमने वर्णमाला पढ़ा था उसमें बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर के अनुस्वार होता है। जैसे हमारा हो गया आ, अंगा, ना, ये कैसे थे? सारे हमारे अनुस्वार थे। तो वही बोला है श्याम सुंदर दास ने। इन्होंने देवनागरी लिपि में सुधार किया। क्या? श्याम सुंदर दास ने बोला था कि पंचमे अक्षर के बदले क्या अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है शिक्षा मंत्रालय की देवनागरी लिपि शिक्षा मंत्रालय की देवनागरी लिपि मानक देवनागरी वर्णमाला क्या था? अगला शिक्षा मंत्रालय की देवनागरी लिपि मानक देवनागरी वर्णमाला कौन सा सन 1966 ईस्वी में सन 1966 ईस्वी में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण
हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब सन 1967 ईस्वी में तथा देवनागरी लिपि तथा हिंदी देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी आदि। तो क्या बोला गया कि शिक्षा मंत्रालय की देवनागरी लिपि मानक देवनागरी का वर्णमाला कब 1966 ईस्वी में, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण दोबारा कब हुआ 1983 ईस्वी में। इसी में अगला पॉइंट आता है कि इसका प्रयोग देवनागरी लिपि का इसका प्रयोग, ये अलग से पॉइंट है, सुधार में नहीं है, तो यहाँ तक कि इसका प्रयोग 120 से अधिक भाषाओं में किया जाता है। अधिक भाषाओं में किया जाता है। कौन कौन सी वो भाषाएं वो देख लेते हैं। तो जैसे होगी हमारी हिंदी, कुछ भाषाएं 120 तो बता नहीं सकते। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, ये जो प्रमुख 4 हैं वो आदि। तो कौन कौन से होंगे हमारी हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि। तो क्या देवनागरी लिपि सुधार क्या गया बाल गंगाधर का तिलक फोर्ट जो 1904 से 1926 तक हुआ। श्याम सुंदर दास पंचमाक्षर के बदले क्या अनुसार का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की देवनागरी लिपि मानक देवनागरी वर्णमाला के 1966 ईस्वी। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब 1967 ईस्वी तथा देवनागरी तथा हिंदी लिपि का मानकीकरण 1983 ईस्वी में हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट होता है इसका प्रयोग 120 से अधिक भाषाओं में किया जाता है। प्रमुख 4 कौन सी, हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली आदि। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो अरमाइकी लिपि, रोमन लिपि वगैरह है उनकी क्लास जो होगी नेक्स्ट वीडियो में होगी।